देखिए, ये मेरा अचीवमेंट है। अगर जनता ये कहती है कि टिकट गीता जी को मिलना चाहिए था और पार्टी ने ये गलती की या पार्टी की कोई मजबूरी रही होगी, ये जनता का जो भाव है वो ही बताता है कि जनता मुझे कितना चाहती है। तो होगी पार्टी की कोई मजबूरी होगी, लाडली बहन के साथ कहीं ना कहीं उनको मजबूरी में ये अन्याय या ऐसा खेदजनक फैसला लेना पड़ रहा होगा। लेकिन मुझे पक्ष से आज भी कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि पक्ष किसी ये विपक्षियों की मूर्खता कहूँ क्या कहूँ, वो धर्म को अगर जोड़ते हैं और गुस्से को जोड़ते हैं तो गुस्से का आप कारण जानिए। मैंने किसी चाय की दुकान वाले को थप्पड़ नहीं मारा क्योंकि मुझे वहाँ पार्किंग करने नहीं मिला। नहीं, एक अबला का घर बारिश में तोड़ा जा रहा था, उसको खींच के वो अधिकारी बाहर ला रहा था, उस अन्याय के लिए मैंने थप्पड़ मारा। किसी पे थप्पड़ मार के मैंने अन्याय नहीं किया, फ़र्क समझिए। और अगर इसको लोग कहते हैं गुस्सा, तो ऐसा गुस्सा मुझे वाजिब लगता है जो लोगों को न्याय दिलाए। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त भाईंदर में हूँ। विधानसभा 145 में चुनावी जंग शुरू हो चुका है। 20 नवंबर को चुनाव होगा और 23 नवंबर को उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन इसके पहले जो यहाँ पे राजनीति हो रही है, यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, जो जनता जिन्हें चाहते हैं उनकी बात कर रहे हैं और किसे वोट करेंगे। उम्मीदवार यहाँ पे कई हैं, खास करके गीता जैन जी हैं, नरेंद्र मेहता हैं, मुजफ्फर हुसैन हैं। लेकिन चर्चा हो रही है गीता जैन की। इससे पहले भी अपक्ष से खड़े होकर जीत के आई एक नारी महिला हैं और हमेशा हिंदुत्व के लिए खड़ी रहती हैं और कई बार आवाज़ उठा चुकी हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। चर्चाएं काफ़ी हो रही हैं और कई लोग खड़े हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? देखिए, जब कोई उम्मीदवार लड़ने के लिए मैदान में उतरता है तो हमेशा जीत की आशा के साथ और एम के साथ उतरता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे बहुत प्रेम करती है, बहुत समर्थन करती है, क्योंकि अपक्ष का संगठन कहिए, अपक्ष की टिकट कहिए, वो जनता होती है और मुझे मेरी जनता पे पूर्ण भरोसा है। मैडम, चर्चा ऐसी थी कि आपको बीजेपी से टिकट मिलने वाला था, लेकिन नरेंद्र मेहता को टिकट दिया गया। तो क्या लगता है कि यह सही हुआ क्या? क्योंकि नरेंद्र मेहता इससे पहले हालांकि विधायक थे, लेकिन टिकट आपको मिलना चाहिए था। जनता ऐसी कहती है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये मेरा अचीवमेंट है। अगर जनता ये कहती है कि टिकट गीता जी को मिलना चाहिए था और पार्टी ने ये गलती की या पार्टी की कोई मजबूरी रही होगी, ये जनता का जो भाव है वो ही बताता है कि जनता मुझे कितना चाहती है। तो होगी पार्टी की कोई मजबूरी होगी, लाडली बहन के साथ कहीं ना कहीं उनको मजबूरी में ये अन्याय या ऐसा खेदजनक फैसला लेना पड़ रहा होगा। लेकिन मुझे पक्ष से आज भी कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि पक्ष किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता। यहाँ मुझे सिर्फ जिस व्यक्ति से मेरा मतभेद है मैं उनसे लड़ रही हूँ, सिद्धांतों पे लड़ रही हूँ, सच्चाई पे लड़ रही हूँ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि पक्ष को हम गालियाँ दें या पक्ष को हम बुरा कहें। नहीं, पक्ष बहुत अच्छा है। जिस पक्ष को मोदी जी हेड करते हो वो पक्ष बुरा हो ही नहीं सकता। पिछले कुछ महीनों से आपका जो नाम है गीता जैन पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और हिंदुत्व के लिए इतने सशक्त तरीके से खड़े होकर लड़ना और आवाज़ उठाना कोई आम बात नहीं है। हज़ारों लोग, लाखों लोग आपसे जुड़े हैं। इसके बावजूद भी विपक्षी लगातार आप पे आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि आप गुस्से वाली हैं, आप अधिकारियों को डांटती हैं। तो क्या लगता है, क्या कहेंगे उन्हें अब? क्या देखिए, ये विपक्षियों की मूर्खता कहूँ क्या कहूँ, वो धर्म को अगर जोड़ते हैं और गुस्से को जोड़ते हैं तो गुस्से का आप कारण जानिए। मैंने किसी चाय की दुकान वाले को थप्पड़ नहीं मारा क्योंकि मुझे वहाँ पार्किंग करने नहीं मिला। नहीं, एक अबला का घर बारिश में तोड़ा जा रहा था, उसको खींच के वो अधिकारी बाहर ला रहा था, उस अन्याय के लिए मैंने थप्पड़ मारा। किसी पे थप्पड़ मार के मैंने अन्याय नहीं किया, फ़र्क समझिए। और अगर इसको लोग कहते हैं गुस्सा, तो ऐसा गुस्सा मुझे वाजिब लगता है जो लोगों को न्याय दिलाए। जनता खुद से विपक्षी नाराज हैं। उनका कहना है कि तमाम विकास के मुद्दे थे जो रुके हुए हैं और भाईंदर का विकास उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में भाईंदर में क्या विकास हुआ है और जीत के आने के बाद आप यहाँ पे क्या विकास और करने वाली हैं? देखिए, 5 सालों में से पहले 2.5 साल हम कोरोना के अलावा कुछ सोच ही नहीं रहे थे। तो कोरोना में देखिए, ये भी एक सेवा करने का हर एक को भाग्य नहीं मिलता।
मुझे 2 बार कोरोना हुआ, लेकिन मैं एक भी दिन घर में नहीं बैठी थी, एक्सेप्ट वो 7 दिन जो कंपलसरी घर में बैठना पड़े। अदरवाइज मैं फील्ड पे थी, मैं हॉस्पिटल में जाती थी। मैंने क्वारंटाइन के लिए मेरे 1200 फ्लैट दिए और उधर व्यवस्था बराबर है कि नहीं वो देखने में खुद जाती थी। जहां किसी और नेता ने डर के घर के बाहर पैर नहीं रखा था, वहां उस समय मैं फील्ड में खड़ी थी, लोगों को ऑक्सीजन दिला रही थी, लोगों को वैक्सीनेशन दिला रही थी, लोगों को इंजेक्शन दिला रही थी। रात को 2:30 बजे भी उठ के एक बार मुझे जाना पड़ा था, वहां मैंने 40 लोगों की जान वहां बचाई थी, सिलेंडर प्रोवाइड करके। इस तरह का काम हर बार सबके नसीब में नहीं होता। तो मैं तो कहीं नहीं कहूँगी कि मेरे 2.5 साल वेस्ट गए, बल्कि ये सेवा का मौका भगवान ने किसी बहुत कम लोगों को देते हैं, जिसमें से मैं एक थी। दूसरा था 2.5 साल के बाद फिर शहर का विकास मेरे नज़र के सामने था। हमारे यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं थी। सबसे पहले पानी लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ ये शहर ऐसा है कि सबसे फास्ट बढ़ने वाला शहर अगर कोई है तो मीरा भाईंदर है। तो हमारे मीरा भाईंदर की प्यास बुझाने के लिए हम पानी की योजना अमृत 2 यहाँ ले आए और पानी की पाइपलाइन का काम लगभग 70% तक पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी लोगों को 24 घंटे पानी फरवरी या मार्च से चालू हो जाएगा। एक बड़ा चुनौती था मेरे पास, क्योंकि ये फंड कॉरपोरेशन के पास नहीं था। दिल्ली से मैं अमृत 2 से ये फंड लेके आई। यहाँ यातायात का प्रॉब्लम है। जड़ में जाओ तो 2 चीज़ें हैं कि अब ब्रिज बनने के बाद 80% तो यातायात का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एक और फैक्टर रह जाता है कि रोड पे अगर खड्डे हो तो यातायात को भी प्रॉब्लम आता है। हमने सीसी रोड के लिए 1000 करोड़ लाए और अभी ज़्यादातर रोड हमारे सीसी बन रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल, किसी ने शायद कल्पना नहीं की होगी कि टाटा जैसा हॉस्पिटल मीरा भाईंदर में आ सकता है। मैंने हिम्मत करके वो यहाँ लाया और अब 137 करोड़ का फंड हमें जो कैंसर हॉस्पिटल के लिए मिला है, हम उसके लिए भी आगे तैयार हैं कि और आगे मुझे ये प्रोजेक्ट पूर्ण करना है और लोगों को दिखाना है कि यस, ये काम भी हो सकता है अगर इफ़ यू विल देयर इज़ अ वे। जी मैडम, उत्तर भारतीय वोटर ज़्यादा यहाँ पे हैं भाईंदर में, तो लगातार उन्हें भी अलग अलग तरीक़ों से बहलाया फुसलाया जा रहा है, तमाम वादे किए जा रहे हैं। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि उत्तर भारतीय भवन के नाम पे कई राजनीति हुई है और स्ट्रिक्ट टैक्स जो लगता है गलियों का, उसको लेके। तो एक्चुअली में क्या है पूरा मुद्दा, क्या है? देखिए, उत्तर भारतीय भवन बनाने का वायदा मैंने 2019 में लोगों से किया था। फिर वही कहूँगी कि 3 साल कोरोना की वजह से हमारे ये प्रोजेक्ट हो नहीं पाए थे, पर फिर मुझे मेरे किए हुए वायदे याद थे और मैंने फरवरी में सबसे पहले रामभद्राचार्य जी के हाथों उसका भूमि पूजन करवाने का प्रण लिया था और मैंने उसकी तैयारी भी की। किसी कारणवश फरवरी में रामभद्राचार्य जी यहाँ आ नहीं सके उनके स्वास्थ्य की वजह से, लेकिन अब 2 महीने पहले जब वो यहाँ आए तब मैंने अपना वो लक्ष्य पूर्ण किया, उनके हाथों भूमि पूजन करवाया। इसलिए करवाया कि लोगों को उन पे बहुत विश्वास है और उनके हाथ में अगर भूमि पूजन कराया है तो वो तो स्वयं कह के गए हैं कि लोकार्पण करने भी मैं आऊँगा। इसका मतलब इतने बड़े महान संत, हालांकि विरोधियों ने तो उनका अपमान ये कह के किया था कि ये ऐसे ओपनिंग तो हमारे चौकीदार करते हैं, हमारे ड्राइवर करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इतने महान संत को वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत आस्था है उन पे और उन्होंने जब शब्द दिया है तो वो शब्द पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने मुझे धर्मपुत्री कहा है और लोगों को आह्वान करके गए। देखिए उनका प्रेम, वो लोगों को आह्वान करके गए हैं कि मेरी धर्मपुत्री को ज़रूर जिताना है आपको। तो मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है और उत्तर भारतीय भवन भी होके रहेगा। आखिरी सवाल कि 23 नवंबर को क्या होगा? 23 नवंबर को यहाँ गुलाल उड़ेगा और लोगों ने सही फैसला किया होगा। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो भी जनता ने मुझे टिकट दिया है और बिल्कुल 23 नवंबर को यहीं से विजय यात्रा जाएगी। जी धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। जय हिंद। तो हमारे साथ में थी गीता जैन और लगातार चर्चा विषय बना हुआ है, हिंदुत्व की आवाज़ लगातार उठाती हैं और 23 तारीख को ये तय होगा कि आखिरकार विधानसभा 145 भाईंदर का भाग विधाता कौन बनता है।